हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब में तिरंगा इंस्टीट्यूट चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। मैं शिवेंद्र सर आज आपको सिंधु नदी तंत्र के द्वितीय पार्ट्स में इससे संबंधित प्रमुख जो सहायक नदियां हैं और सिंधु नदी है, इनके महत्वपूर्ण फैक्ट बताऊंगा जो आगामी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसके बाद आपको ले जाएंगे हम गंगा नदी तंत्र पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंधु नदी, और सिंधु नदी में के बारे में हम वो देखते हैं कि उद्गम कहाँ पर होगा, समापन कहाँ पर होगा, इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं और इसमें कुछ विशेष तत्व कौन से हैं। तो जो सिंधु नदी है हमारी, इसका उद्गम हमने आपको पहले वाले वीडियो में सब बताए थे, मैप के माध्यम से समझाया भी था कि इसका उद्गम चीन के तिब्बत क्षेत्र में हुआ है। कैलाश पर्वत श्रेणी है, जो चीन के तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी है, वहीं से इसका उद्गम हुआ है। और ये उद्गम जो हुआ है, ये बोखरचू एक स्थान है, वहां पर एक हिमनद है, हिमनद कहलाता है, जो बर्फ का एक पर्वत होता है। तो वहां पर एक हिमनद है जिसका नाम है सानो ख्वायाब। क्या है नाम उसका? सानो ख्वायाब। वहां से सानो ख्वायाब हिमनद से इस बोखरचू के निकट है, जो वहां से इसका उद्गम हुआ है सिंधु नदी का। अब ले चलते हैं हम आपको इसके समापन पर। तो इसका जो समापन हुआ है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसका समापन जो ये अपना मुहाना बनाती है अंतिम चरण में जहां पर गिरती है, तो ये अरब सागर में गिरती है। हमने ये अगले पहले वाले वीडियो में बताया भी था। और ये महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है कि इस जहां से इसका उद्गम हुआ है तिब्बत से, वहां पर इसको किस नदी से इस नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको शेरमुख के नाम से जाना जाता है। तो अगर एग्जाम में आता है कि सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि शेरमुख के नाम से जाना जाता है, या इसको सिंगी खबान भी कहते हैं। सिंगी खबान या शेरमुख के नाम से जाने जाने वाली नदी सिंधु नदी है। और इसकी प्रमुख जो सहायक नदियां हैं वो हमने आपको पढ़ाई ही थी कि जो इसकी बाएं पक्ष से मिलने वाली नदियां हैं, जो बाएं पक्ष से मिलने वाली नदियां हैं, उनमें नाम जो है वो सियोक, नुब्रा, जो आपस में मिलकर के मिलती हैं इसमें सिंधु नदी में, सियोक, नुब्रा और गिलगित, स्वात, काबुल, कोर्रम, गोमल, ये है इसकी कौन सी बाएं पक्ष से मिलने वाली नदियां। और जो दाएं सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं दाएं सहायक नदियां? तो किशनगंगा, झेलम, जो किशनगंगा है वो झेलम में मिल जाती है, और फिर झेलम मिल जाती है किसमें? सिंधु नदी में। चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज, आपको इनका एक क्रम भी ध्यान रखना है। क्रम भी पूछा जाता है कि पहले झेलम मिलती है, फिर चिनाव मिलती है, फिर रावी, फिर ब्यास, फिर सतलज। अधिकतर हम आपको बता दें कि जो ये नदियों के नाम है कि कौन इसकी सहायक नदियां हैं, तो आप ध्यान से देखना कि चिनाव में भी हुआ है, और रावी में भी हुआ अक्षर है, और ब्यास में भी हुआ है। मतलब कि इनकी जो क्रम है, जो इनमें अधिकतर वाह शब्द आते हैं, इसलिए इसे ध्यान रखना कि ये इसकी सहायक नदियां हैं। अब देखिए कुछ सिंधु नदी से संबंधित महत्वपूर्ण तत्व, जो महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं सिंधु नदी से, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो विशेष क्या है सिंधु नदी में। तो देखिए ये हिमालय की सबसे पश्चिमी नदी है सिंधु नदी। जो सिंधु नदी निकली थी, जैसे सिंधु नदी तंत्र बनता है, तो ये हिमालय है जो इस हिमालय की सबसे पश्चिमी नदी है। यहाँ से जो ऐसा हिमालय है जो उसके सबसे पश्चिम से निकलने वाली एकमात्र नदी है। कौन सी नदी? तो हम आपको बता दें सिंधु नदी। और इसकी जो कुल लंबाई है, एग्जाम में पूछी जाती है कि सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है कि सिंधु नदी की कुल जो तिब्बत, चीन में और भारत में और पाकिस्तान में, तीनों में कुल मिलाकर देशों में इसकी जो कुल लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है, जबकि भारत में 1114 किलोमीटर का गमन करती है। तो 1114 किलोमीटर भारत में बहती है, जबकि इसकी जो कुल लंबाई है वो 2880 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर है। और इसका महत्वपूर्ण फैक्ट ये बन जाता है कि यह लद्दाख व जास्कर के मध्य प्रभावित होती है। जो लद्दाख है जम्मू कश्मीर में, और जास्कर, तो लद्दाख और जास्कर इन दोनों के मध्य बहने वाली ये नदी है। और यह भारत में जब प्रवेश करती है, देखिए हमने आपको बताया था कि जो जम्मू कश्मीर है, इस जम्मू कश्मीर में जब ये प्रवेश करती है, एंट्री घालती है, जब ये एंट्री घालती है तो ये किस नाम से जानी जाती है? तो दमन चौक, ये दमन चौक के नाम से जानी जाती है जब प्रवेश करती है। और जब वो बाहर निकलती है तो ये चिल्लास के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? चिल्लास। जब ये इधर से ऐसी गुजर करके और जम्मू कश्मीर से बाहर पाकिस्तान में एंट्री करती है, तब इसे चिल्लास के नाम से जाना जाता है। और जब भारत में यह एंट्री करती है तो उसे दमन चौक के नाम से, स्थान से जाना जाता है। नदी को नहीं जाना जाता है, उस स्थान को जाना जाता है।
अब हम आपको बता दें अगला महत्वपूर्ण फैक्ट क्या बनता है। तो लद्दाख श्रेणी में गिलगित के पास बुंजी नामक गॉर्ज का निर्माण करती है। यह एक गार्ज बनाती है। जो गार्ज बनता है वो यहाँ पर कोई पानी एक जगह पर रुक जाए, एक स्थिर रूप में एक कुंड टाइप का बना लेता है तो ये गार्ज कहलाती है। तो जो आपको बता दें कि बुंजी नामक गुर्ज बनता है, जो बुंजी नामक गार्ज बनाती है, जो लद्दाख श्रेणी में बनाती है गिलगिट के पास। गिलगिट एक स्थान है, वहां पर एक बुंजी नामक गॉर्ज सिंधु नदी बनाती है। और अगला जो इसका फैक्ट आता है वो है मिठानकोट में सिंधु पंचनद से मिल जाती है। तो आपको बता दें कि जो मिठानकोट है वहां पर सिंधु नदी पंचनद से मिल जाती है। तो जो पंचनद है, जो 5 नदियों का एक मिला हुआ है, जो ब्यास रावी सतलज व्यास है, वहां पर मिठानकोट से में मिल जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट बन जाता है सन 1960 में हुआ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच सिंधु जल समझौता, जो विश्व का सबसे उदार जल समझौता था। ऐसा समझौता जो 2 नदियों के बीच हुआ था। तो जो नदी थी सिंधु नदी तंत्र के बीच जो 6 नदियां आती हैं, सिंधु नदी और रावी नदी, व्यास नदी, झीलम नदी, चिनाब नदी, सतलज नदी, इन नदियों के बीच ये हुआ था क्या, सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। आपको हम बता दें कि इस समझौते में ये बात कही गई थी कि जो ऊपर की जो पूर्वी नदियां कहलाती हैं, जिनमें सिंधु, रावी और झेलम आते हैं, इन 3 नदियों का जो ऊपर वाली 3 नदियां हैं, पूर्वी नदी कहा जाता है इनका 80% भाग का जो 80% जल का जो उपयोग करेगा वो पाकिस्तान करेगा, जबकि 20% जल का उपयोग हिंदुस्तान करेगा। जबकि जो नीचे वाली 3 पश्चिमी नदियां थी मानी जाती हैं, जिनमें नाम आता है ब्यास, सतलज और चिनाब, इनके 80% भाग का उपयोग जल का हिंदुस्तान करेगा, जबकि 20% भाग का उपयोग पाकिस्तान करेगा। ये हुआ था सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, जो विश्व का सबसे उदार जल समझौता माना जाता है। कभी कभी बड़े एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि काराकोरम रेंज की मृत्यु किस नदी को माना जाता है। तो काराकोरम रेंज की जो मृत्यु माना जाता है वो शेख नदी को माना जाता है। ये हमारे सभी सिंधु नदी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब हम आपको लिए चलते हैं इसकी सहायक नदी झेलम नदी पर। झेलम नदी का जो पुराना नाम है, जिसको झेलम नदी को बितस्तता नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपको कहीं पर आता है कि झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो बितस्तता के नाम से जानी जाती है हमारी झेलम नदी। और यह सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। यह सिंधु नदी की एक सहायक नदी है जो हिमालय क्षेत्र में बहती है। हिमाचल प्रदेश से निकली हुई झेलम नदी आपको हम बता दें, जिसका उद्गम कश्मीर घाटी के दक्षिणी पूर्वी भाग में पीर पंजाल के गिरिपथ में स्थित बेरीनांग झील से हुआ है। बेरीनांग झरना या उसी को शेषनाग झरना कहते हैं, वहां से झेलम नदी निकली हुई है। और झेलम नदी के बीच ही आपको हम बता दें जम्मू कश्मीर में स्थित बुलर झील है। इसी के मध्य में आती है बुलर झील, जो भारत की सबसे मीठी झील मानी जाती है, जो अपना ये मुहाना बनाती है, मतलब अपना ये समापन करती है। जे झंग पाकिस्तान में आने लगा जो स्थान है, झंग चिनाब नदी में मिलती है। झंग वाले स्थान पर, जिसको झंग या कहीं पर झंडा भी कहते हैं, पाकिस्तान में आता है ये स्थान, तो वहां पर चिनाब नदी में अपना ये समापन कर देती है। इसकी जो सहायक नदियां इसकी किशनगंगा, जिस पर किशनगंगा प्रोजेक्ट स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है कि किशनगंगा किसकी सहायक नदियां है, तो आपको ध्यान रखना कि वो हमारी झेलम नदी की है। और झेलम नदी की जो सहायक नदी किशनगंगा है, तो इस पर किशनगंगा प्रोजेक्ट है। इस पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो बुलर झील है, तुलबुल परियोजना जो बुलर झील पर बनी हुई है, तुलबुल परियोजना वो इसी पर स्थित है। और कश्मीर में बिसर्पाकार में प्रभावित होती है कौन? बिसर्पाकार ऐसा स्थान होता है, ऐसे वाले स्थान में प्रभावित कौन होती है हमारी? तो झेलम नदी होती है। देखिए बिसर्पाकार क्या कहलाती है। जब कोई नदी ऐसी, आपको हम बता दें, देखना थोड़ी समझ लेना कि इधर पर जैसे कोई नदी बहती आ रही हो, जैसे ये आ रही है कोई नदी और ऐसे एक स्थान से ऐसी बहती हो, लेकिन लगातार कई वर्षों तक ऐसी बहने के कारण जब इधर पर क्या होता है हम आपको बता दें, धीरे धीरे मृदा अपरदन करती जाती है और कटाव को करती जाती है।
कटाव को करने के कारण ये एक ऐसा स्थान बना लेती है इधर पे, ये वाला स्थान, जो ये वाला स्थान बनता है, ऐसे वाले स्थान को विसर्पाकार कहते हैं। और ऐसे में ही हमारी बूलर झील है, और बूलर झील पर है तुलबुल परियोजना। जो बूलर झील पर बनी हुई परियोजना है उसका नाम ध्यान रखना है आपको, कौन सी परियोजना, तो तुलबुल परियोजना इस पर स्थित है। और अब हम आपको लिए चलते हैं सिंधु नदी की दूसरी सहायक नदी चिनाब नदी। तो चिनाब नदी का जो प्राचीन नाम है वो आपको बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, ध्यान रखना है। उसका नाम है अस्कनी। क्या? अस्कनी। देखिए ये लिखा हुआ है अस्कनी, इसका क्या है? प्राचीन नाम है। तो चिनाब नदी का दूसरा नाम क्या है? अस्कनी है। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो हिमालय क्षेत्र में बहती है। कौन सी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब। क्योंकि जो झेलम है, झेलम चिनाब में ही मिलती है, और जो उसका ये अगली सहायक नदी होती है रावी है, जो अगली सहायक नदी वो भी किस में मिलती है? तो चिनाब में मिलती है। आपको हम इस मैप के माध्यम से फिर से बताते हैं, जो पहले वीडियो बताया था, थोड़ी ध्यान करने के लिए। तो देखिए ये है जो ये सिंधु नदी है, जो सिंधु नदी तंत्र बनाती है, और इसमें जो आती है सबसे इसकी प्रमुख जो सहायक नदी बनती है वो चिनाब ही बनती है। चंद्रा और भागा दो नदियों से मिलकर बनी हुई चिनाब नदी, देखिए इसकी प्रमुख सहायक नदी बनती है, और इस स्थान को पंचनद के नाम से जाना जाता है। हमने आपको बताई थी पहले वीडियो में। देखिए जो चिनाब नदी है, चिनाब नदी में ही ये रावी नदी जाकर के मिलती है, और चिनाब नदी में ही बेरीनांग झील से निकली हुई ये झीलम नदी मिलती है, और चिनाब नदी में ही ये सतलज नदी मिलती है, और सतलज नदी में ही ये ब्यास नदी मिलती है। मतलब जो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी बनती है वो कौन सी बनती है? चिनाब ही बनती है, जो सभी नदियों के पानी को लेकर के और कहां पर गिरती है? इस सिंधु नदी में मिलती है। और जब ये इधर पे नदियों को मिलाकर के गिरती है, देखिए बेरीनांग से निकली हुई झेलम नदी, और बड़ा लाचा दर्रा से निकली हुई चिनाब नदी, और रोहतांग दर्रा से निकली हुई रावी नदी, और ब्यास कुंड से निकली हुई ब्यास नदी, और राकसताल से निकली हुई सतलज नदी। ये 5 नदियां आपस में मिलकर के जब सिंधु नदी में मिलने जाती हैं, तो जहां पर ये आपस में मिलती हैं इस स्थान को पंचनद के नाम से जाना जाता है। तो हम आपको बता दें कि इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी बनती है सिंधु नदी की, जो अपने सभी नदियों को मिलाकर के उसमें समापन देती है, तो वो हमारी चिनाब नदी ही है। तो सबसे बड़ी सहायक नदी सिंधु नदी की कौन सी है? चिनाब नदी है, जिसका नाम अस्कनी भी है। और इसका जो आपको हम बता दें उद्गम हुआ है, वो हमने अभी मैप के माध्यम से बताया है, वो बड़ा लाचा दर्रा से हुआ है। कहां से हुआ है? वो बड़ा लाचा दर्रा से हुआ है, जो चंद्रा और भागा नामक सरिताओं के संगम से मिलकर बनी है। तो चंद्रा और भागा जो झरने थे, इनसे मिलकर बनी हुई है हमारी चिनाब नदी। और चंद्रा और भागा का मिलन तांडी में मिलती हैं। जी कहां पर मिलती हैं? एक स्थान है जो हिमाचल प्रदेश में है। इधर पे एचपी का मतलब, जो एचपी लिखा हुआ है इधर पर, उनका मतलब है हिमाचल प्रदेश में एक स्थान है तांडी, वहां पर मिलती हैं चंद्रा और भागा, और उनसे उद्गम होता है हमारी चिनाब नदी का, जो अपना ये मुहाना बनाती है, अपना समापन करती है सिंधु नदी में, एक पंचनद में करती है। 5 नदियों को मिला करके और फिर ये जाती है पंचनद में। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी? झेलम, रावी, और तभी बनती हैं। इस पर जो परियोजना है वो जम्मू कश्मीर में इस पर बनी हुई एक परियोजना है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस पर एक परियोजना है जो जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर में जो परियोजनाएं हैं उनकी कुछ प्रमुख परियोजना है, उनके नाम है सलाल परियोजना, गलिहार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना और रतले परियोजना। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कई बार एग्जाम में पूछी गई है वो है हमारी दुलहस्ती परियोजना। तो दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। तो देखिए जो चिनाब नदी आती है, चिनाब नदी बहती आती है, सतलज नदी इसमें जाकर के मिल जाती है, और इसी में आकर के मिलती है झेलम नदी, और इसी में आकर के मिलती है ब्यास नदी, और इसी में मिलकर के आती है कौन सी? तो रावी नदी। और जब ये चिनाब आप मिलकर के सभी को लेकर के सिंधु नदी में मिलने जाती है, तो यही वो स्थान है क्या? तो आपको ध्यान रखना है पंचनद। और इस वाले स्थान पर जहां पर सतलज नदी इस चिनाब नदी में मिलती है वो स्थान है पाकिस्तान में भालपुर। तो भालपुर स्थान पर वो मिलती है। और सिंधु नदी की अगली सहायक नदी आती है, तो उसका नाम आपने सुना होगा रावी नदी। और रावी नदी जो है, तो रावी नदी का दूसरा नाम क्या है, प्राचीन नाम क्या है? तो रावी नदी का प्राचीन नाम है पुरसड़ी, या सबसे महत्वपूर्ण होता है इसमें इरावती।
तो इरावती इसका क्या है, सहायक नाम है। तो आपको ध्यान रखना है कि पुरसड़ी और इरावती किसका सहायक नाम है, तो वो दूसरा मतलब किसका प्राचीन नाम है, तो ध्यान रखना है वो रावी नदी का है। और सिंधु की सहायक नदी जो है वो हिमालय क्षेत्र में प्रभावित होने वाली है, कौन सी, रावी नदी। इसका जो उद्गम हुआ है वो हमने आपको बता ही दिया था, रोहतांग दर्रा से हुआ है। रोहतांग दर्रा जो है वो हमारा हिमाचल प्रदेश में है, और जो उसके पश्चिमी भाग से, रोहतांग दर्रा के पश्चिमी भाग से रावी नदी का उद्गम हुआ है। मोहाना जो करती है सिंधु के पास चिनाव नदी में मिलती है, हमने आपको अभी बताया ही था। इसकी कुछ विशेष महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाते हैं कि जो चंबा घाटी है हिमाचल प्रदेश में, वो इसकी रावी नदी के किनारे ही है। धौलाधार, जो पीर पंजाल, ये सभी जो महत्वपूर्ण है वो कहाँ पर हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये रावी नदी पर हैं। और लाहौर शहर जो बसा हुआ है, लाहौर, पाकिस्तान का जो लाहौर शहर है वो किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। और जो पंजाब है, पंजाब भी कहाँ पर बसा हुआ है, तो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। एक पंजाब पाकिस्तान में भी है, तो वही ये बसा हुआ है कहाँ पर, रावी नदी के किनारे बसा है। और जम्मू कश्मीर में एक जो सागर है, इस पर जो डैम बना हुआ है, तो जो डैम बना हुआ है जो बॉर्डर पर बना है जम्मू कश्मीर के और पाकिस्तान के, तो वो बना है रणजीत सागर, जिसको थीन सागर कहते हैं। तो रणजीत सागर अगर आता है कि रणजीत सागर बांध, या कह सकते हैं थीन सागर बांध किस नदी पर बना है, तो रावी नदी पर बना है। कहां पर बना है, तो जम्मू कश्मीर में बना हुआ है। ये सभी महत्वपूर्ण फैक्ट हमारे रावी नदी से संबंधित हो जाते हैं। और अगली सहायक नदी आती है सिंधु नदी की ब्यास, ब्यास नदी, या जिसका दूसरा नाम है बिपाशा। तो ब्यास या बिपाशा जो कहे जाने वाली नदी है हमारी, कौन सी नदी, ब्यास नदी। तो इसकी जो सिंधु नदी की सहायक नदी है, इसका उद्गम रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से हुआ है। तो जो ब्यास कुंड है वो हिमाचल प्रदेश में है, रोहतांग दर्रे से निकली हुई है कौन सी नदी, ब्यास नदी। एग्जाम में यही पूछा जाता है कि ब्यास नदी का किस दर्रे से उद्गम हुआ है, तो रोहतांग दर्रे से इसका उद्गम हुआ है। ये समापन करती है, जो अपना मोहाना बनाती है वो सतलज नदी में बनाती है। और सतलज नदी में जहां पर बनाती है वो सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है हरी के बैराज। हरी के नामक स्थान पर पंजाब में जो हरी के बैराज है वहां पर ये अपना मोहाना बनाती है। और इस प्रमुख जो नदी है हमारी ब्यास नदी, इसकी प्रमुख जो सहायक नदियां हैं, तो सहायक नदियां कौन सी हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो सहायक नदियां हैं वो पार्वती और हुरला और तीर्थन है। और इसमें जो विशेष है, इसका संपूर्ण प्रवाह भारत में ही होता है। पूछा जाता है एग्जाम में कि ऐसी कौन सी नदी है सिंधु नदी तंत्र की जिसका संपूर्ण प्रवाह भारत में होता है, तो वो हमारी है ब्यास नदी। और ब्यास नदी का संपूर्ण प्रवाह जो पूरी प्रवाह मतलब बहती है वो कहां पर बहती है, संपूर्ण उद्गम से लगाकर समापन तक ये भारत में ही अपना प्रवाह करती है। तो जो हमने आपको अभी बताया था हरी के बैराज जो है वो सतलज और ब्यास नदी का क्या होता है हमारा, तो संगम स्थान है सतलज और ब्यास का, क्या, हरी के बैराज नामक स्थान पर। इससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये बन जाते हैं कि हरी के बैराज जो स्थान है वो कपूरथला पंजाब में है। कहां पर है, कपूरथला पंजाब में है। और जो हरी के बैराज है, बैराज कहलाता है कोई एक प्रकार का डैम होता है, नदी आई है आगे इधर पे कोई ऐसा डैम बना दिया जाए तो इधर पे पानी एकत्रित हो जाता है, तो इधर पे एक झील टाइप की बन जाती है, इसलिए एक उधर पे कहते हैं उसको हरी के झील। वहीं पर हरी के बैराज है जो इधर पे ये डैम टाइप का बनाया गया है। और हम आपको बता दें कि जहां पर हरी के झील है वहां पर आर्द्र भूमि रामसर के नाम से स्थान है। एक रामसर एक स्थान है, वहां पर उसके नाम से नाम दिया गया है अपना हरी के झील को। और हरी के जो बैराज है, हरी के बैराज से ही निकलती है इंदिरा सागर नहर। इंदिरा सागर नहर कहां से निकलती है, तो हरी के बैराज स्थान से निकलती है, जो पश्चिमी राजस्थान को पानी देती है। किसको देती है, पश्चिमी राजस्थान को। और जो अंतिम हमारी सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख सहायक नदी है जो अपना समापन किसमें करती है, तो मतलब ब्यास में, ये ब्यास और सतलज आपस में मिलती है, ब्यास इसी में मिलती है। तो ये कहां पर निकली है, तो ये मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस्थाल है। तो मानसरोवर झील के स्थित पास जो राकस्थाल है वहां से इसका उद्गम होता है सतलज नदी का। ये दो ही नदी ऐसी हैं जिनका उद्गम भारत में नहीं होता है, एक तिब्बत से निकली हुई हमारी कौन सी नदी, तो सिंधु नदी, और एक है सतलज नदी। ये अपना जो समापन मतलब इसमें सहायक बनाती है, सहायक नदी बनाती है, चिनाव नदी को बनाती है। तो आपको मतलब ये चिनाव नदी में मिल जाती है, कौन सी नदी,
सतलज नदी चेनाब नदी में मिल जाती है, आपको बता दें हम। और इसकी जो कुल लंबाई है सतलज नदी की वो 1500 किलोमीटर है, और जो भारत में अपना प्रवाह करती है वो कुल 1050 का करती है। ये प्रमुख बड़ी नदियां हैं, इसलिए इनकी लंबाई आपको ध्यान रखनी होगी। तो कुल लंबाई इसकी 1500 किलोमीटर है, और भारत में है प्रवाह जो करती है वो 1050 करती है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। जो शिवालिक पर्वत श्रेणियां हैं तो उनको काटती हुई भेदती हुई एक पंजाब में प्रवेश करती है। तो ये अपने सब महत्वपूर्ण तथ्य हुए हैं सिंधु नदी तंत्र से, जो एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अवश्य देखें।